नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हम शुरू कर रहे हैं एक नया कोर्स जो आपके लिए होगा, जिसमें नेट जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की ये क्लासेस होंगी। मैं आप लोगों को वो नोट्स दूंगा जिन नोट्स से पढ़ करके मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और आज जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, आपको जो कौन पढ़ा रहा है उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है दीपक। ठीक है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। 10th मैंने अपने लोकल से ही क्वालिफाई की ही। 12th मैंने लोकल से ही क्वालिफाई की। ग्रेजुएशन मैंने की यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीए में। इसके अलावा फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर्स इन ज्योग्राफी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान से की है। ठीक है। यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन मेरी है ज्योग्राफी 2022 की विद 99.66 परसेंटाइल के साथ। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में मैं पीएचडी कर रहा हूँ गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान से। ठीक है। आपको जो एजुकेटर पढ़ा रहा है वो उसकी क्वालिफिकेशन ये है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा आप लोगों का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे एफ बी टेलर के बारे में। और जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एल्फ्रेड वैगनर के बारे में। ये जो क्लास होगी वो हिंदी में होगी। किसमें होगी? हिंदी में होगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर इंग्लिश की भी दी गई हैं। वो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो तो आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेरा नाम है दीपक और हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म ज्योग्राफी। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ है दे रखा है इसमें, ये थंबनेल में, तो आप देख लीजिएगा इसके। हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। ठीक है। ये मैं हूँ और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। आप कभी भी देख सकते हो इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। एक जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे। अल्फ्रेड वेगनर का नाम आता है, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस वगैरह दी थी। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है अब्राहम ऑर्टेलियस का नाम आता है। ठीक है। 16th सेंचुरी में अब्राहम ऑर्टेलियस का नाम आता है। उसके बाद में ड्रिफ्ट की बात की थी हमारे एंटोनियो स्नाइडर जो थे, उन्होंने बात की थी। उन्होंने जो अमेरिकाज थे और जो अफ्रीका और यूरोप था उनको एक साथ रख करके एक मानचित्र भी बनाया था। वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों की तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं एफ बी टेलर के बारे में। एफ बी टेलर ने जो प्रस्तुत की थी वो परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यहाँ पर क्या प्रस्तुत की थी? परिकल्पना प्रस्तुत की थी। और उनकी परिकल्पना का जो नाम है वो है महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना है। ठीक है। उनकी जो परिकल्पना है उसका नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। यहाँ पर हम बात करते हैं एफ बी टेलर के बारे में। एफ बी टेलर ने वर्ष 1908 में महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। महाद्वीप जो है वो किस तरीके से क्षैतिज विस्थापन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उनकी एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1908 में। और यह जो थ्योरी प्रकाशित हुई थी या जो हाइपोथेसिस प्रकाशित हुई थी वो 1910 में प्रकाशित हुई थी। इस परिकल्पना का जो मुख्य उद्देश्य से प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। एफ बी टेलर के द्वारा दी गई महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था जो तृतीय काल के वलित पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं की व्याख्या करना। तृतीय काल के जो हम पर्वत देखते हैं जैसे कि हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रोकीज हो गया, आल्प्स हो गया, उनसे रिलेटेड उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्क्राइब करना ही हमारे एफ बी टेलर के सिद्धांत की मुख्य उद्देश्य थी। तृतीय काल के वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं की व्याख्या करना इसका उद्देश्य था। एफ बी टेलर तृतीयक वलित पर्वतों के वितरण पैटर्न की विशेष समस्या को हल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो उनका अल्पाइन जो माउंटेन सिस्टम है उसका जो पैटर्न है, वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, वो जो प्रॉब्लम्स वो आ रही है उनको सॉल्व करना वो चाहते थे। ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित रॉकीज
और एंडीज, जो कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। आप सब लोगों को पता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी किनारे हैं यहाँ पर आपको रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाएं देखने को मिलेगी, जो कि जिनके जो अलाइनमेंट है वो उत्तर से दक्षिण है। ठीक है। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत जो अल्पाइन पर्वत सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है हमें, आल्प्स माउंटेन देखने को मिलता है, कॉकेशस माउंटेन देखने को मिलता है, हिमालयन माउंटेन देखने को मिलता है। इन सब को क्या किया टाइलर के सामने एक गंभीर समस्या प्रस्तुत की कि जिसे ये सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता थी। टाइलर के सामने एक समस्या थी कि नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में इनका जो अलाइनमेंट है वो उत्तर से दक्षिण क्यों है, और यूरोप और एशिया में जो आल्प्स, कॉकेसस और हिमालयाज जो हैं, उनका अलाइनमेंट पश्चिम से पूर्व क्यों है। इस समस्या की व्याख्या करना उनको आवश्यक समझा और उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। टाइलर की अवधारणा को महाद्वीपीय विस्थापन के प्रथम प्रयास माना जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन के क्षेत्र में प्रथम प्रयास माना जाता है, ये ध्यान रखना। इससे पहले अगर मैं बात करूं हालांकि, तो एंटोनियो स्नाइडर जो थे, उन्होंने वर्ष 1858 में फ्रांस में विस्थापन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया था। यहाँ पर क्या किया था इन्होंने कि ये जो स्नाइडर थे, इन्होंने दो मानचित्र बनाए। एक मानचित्र तो इन्होंने बताया अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप को एक साथ रख करके, और दूसरा मानचित्र इन्होंने बनाया इन दोनों को अलग अलग करके। इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से ड्रिफ्ट होकर के एक दूसरे से दूर चले गए। ठीक है। तो 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने फ्रांस में विस्थापन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन स्नाइडर के विस्थापन की जो परिकल्पना थी, उसकी प्रतिपादन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, वो था उत्तर अमेरिका और यूरोप में कार्बोनिफेरस काल के कोयला परतों के जीवाश्मों की समानता की व्याख्या करना। तो ध्यान रखना, एंटोनियो स्नाइडर जो ने फ्रांस में 1858 में जो विस्थापन के विचार प्रस्तुत किया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, और उत्तर अमेरिका और यूरोप में कार्बोनिफेरस काल के जो कोयला परतें थी, उनके जीवाश्मों की समानता की व्याख्या करना था कि वहां पर जीवाश्म जो है वो समान रूप से पाए जाते हैं, समान कैरेक्टरिस्टिक वाले पाए जाते हैं। टेलर ने क्या किया, क्रिटेशियस काल से अपनी व्याख्या प्रारंभ की थी। अब ये क्रिटेशियस काल क्या है, जब हम मेसोजोइक पढ़ते हैं, तो वहां पर मेसोजोइक को तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं, तीन पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। जिनमें से एक पीरियड है क्रिटेशियस। ठीक है, जिनमें से एक पीरियड है कौन सा, क्रिटेशियस। और इसी क्रिटेशियस काल से टाइलर ने अपनी व्याख्या प्रारंभ की थी। उनके अनुसार क्या हुआ, क्रिटेशियस काल के दौरान, ध्यान रखना ये जो काल है वो आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिटेशियस काल के दौरान दो स्थलखंड थे, कौन कौन से थे स्थलखंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था, क्रिटेशियस काल में दो लैंड मासेस थे, एक तो था लॉरेंशिया और एक था गोंडवाना लैंड। लॉरेंशिया जो था वो उत्तरी गोलार्ध में था और नॉर्थ पोल के साइड में था, ध्रुवों के निकट थे, और जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ पोल के साइड में लोकेटेड था। ये बताया था एफ बी टेलर ने। उन्होंने आगे यह मान लिया कि महाद्वीप सियाल से बने थे, जो महासागरीय परपटी में व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित था। उनका ये भी मानना था, ध्यान रखना, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं उनके उनके अकॉर्डिंग कि टेलर ने ये माना कि जो महाद्वीप बने हुए हैं वो सियाल से बने हैं, मतलब उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। लेकिन वही सिलिका की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करें, तो वो महासागरीय परपटी में व्यावहारिक रूप से क्या थे, अनुपस्थित थे। मतलब उन्होंने महासागरीय परपटी जो थी उसको महाद्वीपीय परपटी के तुलना में अलग बताया। ठीक है। टाइलर के अनुसार महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर गतिशील थे। टायलर के अकॉर्डिंग जो थे, वो ये जो दो महाद्वीप थे लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड, वो किस तरफ गतिशील थे, वो गतिशील थे, उत्तर वाला तो था दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाला था उत्तर की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ इनकी गति थी। और महाद्वीप पे जो ये जो विस्थापन हुआ था, इसके पीछे जो मुख्य प्रेरक शक्ति उन्होंने माना, वो माना था ज्वारीय बल। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। एफ बी टेलर के अकॉर्डिंग मुख्य प्रेरक शक्ति कौन सी थी जिसकी वजह से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, वो थी ज्वारीय बल। ठीक है। अब ज्वारीय बल भी किसका माना, इन्होंने अकेले चंद्रमा का माना था। किसका माना था इन्होंने, अकेले चंद्रमा का ज्वारीय बल इन्होंने माना था। टायलर के अनुसार महाद्वीप दो प्रकार से विस्थापित हुए। महाद्वीपों की जो विस्थापन प्रक्रिया हुई थी वो दो प्रकार से हुई थी, एक तो भूमध्य रेखा की ओर गति हुई थी और दूसरा पश्चिम की ओर गति हुई थी। एक तो भूमध्य रेखा की ओर और एक पश्चिम की ओर गति, ये दोनों ध्यान रखना आप लोग। ठीक है।
लेकिन दोनों प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी जो प्रेरक शक्ति थी वो थी कौन सी? चंद्रमा का ज्वारीय बल। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। लोरेंशिया उत्तरी ध्रुव से चंद्रमा के असामान्य ज्वारीय बल के कारण त्रिज्यात्मक रेडियल या अरीय रूप से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगा। रेडियल पैटर्न की अगर मैं बात करूं, रेडियल की अगर मैं बात करूं तो रेडियल का मतलब होता है सेंटर से चारों दिशाओं में प्रसारित होना। ठीक है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये ध्रुव है और यहाँ पर लोरेशिया है। लोरेशिया क्या हुआ, यहाँ से रेडियल पैटर्न में, मतलब थोड़ा बहुत तो इधर की तरफ गया, थोड़ा बहुत इधर की तरफ गया, थोड़ा बहुत इधर की तरफ गया, थोड़ा बहुत इधर, मतलब वो भूमध्य रेखा की तरफ खिसकते हुए नीचे की तरफ खिसकने लगे थे। ठीक है। त्रिज्यात्मक या अरीय रूप से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगा था। ठीक है। स्थलखंड की इस गति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव के निकट एक तनाव बल उत्पन्न हुआ। जब सेंटर से अरीय रूप से आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, खिंचाव तो उत्पन्न हो गई। इससे क्या हुआ, इस स्थलमंडल में खिंचाव उत्पन्न हुआ और खिंचाव से विभाजन हुआ और विभाजन से फिर बाद में विखंडन उत्पन्न हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस जलडमरू मध्य का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस जलडमरू मध्य, वो आपको भूमध्य जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल वाले, उनके आसपास में ये देखने को मिलेंगी। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव से गोंडवाना लैंड के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण विभाजन हुआ और विघटन हुआ। ये भी अरीय रूप में ही विभाजन हुआ, जो मूवमेंट है वो हुआ। और इस प्रकार गोंडवाना लैंड जो है वो कई भागों में विभाजित हो गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या बना, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और रॉस सागर का निर्माण हुआ। जब आप अंटार्कटिक देखते हैं और ग्रेट ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर हम ऐसे कहें, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाता है। इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा अंटार्कटिका की जब हम बात करें तो अंटार्कटिका में यहाँ पर एक रॉस सागर देखने को मिलता है आप लोगों को। ठीक है। उसका निर्माण भी हुआ। लोरेशिया के भूमध्य रेखा की ओर गति करने के कारण ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच आर्कटिक सागर का निर्माण हुआ। लोरेशिया जो था वो भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खिंचाव उत्पन्न हुआ था वहां पर उसे ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच जो है वो आर्कटिक सागर का वहां पर निर्माण हो गया। अटलांटिक और हिंद महासागर का निर्माण महाद्वीपों के विस्थापन के दौरान उनके बीच बने रिक्त स्थानों में जल भर जाने के कारण। जब हम यहाँ पर बात करते हैं टेलर के अकॉर्डिंग कि ये जो महाद्वीप थे वो पहले यहाँ पर थे, अब ये महाद्वीप क्या हुए, एक दूसरे से दूर जाने लगे। टाइलर ने कहा था कि पश्चिम की तरफ भी खिंचा हुआ था, तो ये पश्चिम की तरफ क्या हुआ, ये अमेरिका जो थे वो पश्चिम की तरफ चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे शेप में क्या बन गया, यहाँ पर अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। और वहां पर जल भर गया। हिमालय, काकेशस और आल्प्स का निर्माण क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से लॉरेशिया और गोंडवाना के भूमध्य रेखा की ओर गति के दौरान हुआ माना जाता है। ध्यान रखना, हिमालय, काकेशस और आल्प्स का जो निर्माण हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि जो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इधर से तो आया था लोरेशिया और इधर से आया था गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों आपस में मिले तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके बीच में जो सेडिमेंट था वो स्क्वीज होकर के और इस तरह के हिमालय, कॉकेशस और आल्प्स पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है। जबकि रॉकीज और एंडीज का जो निर्माण था वो स्थलखंडों की पश्चिम की ओर गति के कारण हुआ। रॉकीज और एंडीज का जो निर्माण हुआ था वो स्थलखंड जब पश्चिम की ओर गति किए तो ओशनिक प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराई तो उसकी वजह से वहां पर स्क्वीज होकर के वहां पर माउंटेन्स बन गए। ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने एक थोड़ी सी परिकल्पना पढ़ ली जो एफ बी टेलर ने प्रस्तुत की थी। मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर हम आलोचना की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि कुछ कमियां थी जो एफ बी टेलर के इस हाइपोथेसिस में हमें देखने को, क्योंकि एफ बी टेलर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तृतीयक वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। ये बात ध्यान रखना। इसलिए टेलर ने इस स्थलखंडों के हजारों किलोमीटर तक विस्थापन का वर्णन किया, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। केवल हम तृतीयक वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए इतने बड़े बड़े स्लैब्स को हमने पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, इसके अलावा हमने भूमध्य रेखा की ओर खिसका दिया, इतनी आवश्यकता नहीं थी।
दूसरी अगर मैं बात करूँ तो टायलर द्वारा सुझाया गया जो विस्थापन का तरीका था वो भी त्रुटिपूर्ण था कि भाई इस तरीके से वो पोलर एरिया से भूमध्य रेखा की तरफ और पश्चिम की तरफ विस्थापन हुआ। यदि तृतीयक काल के दौरान चंद्रमा का ज्वारीय बल इतना अधिक और प्रभावशाली था, तो यह पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी अवरोध उत्पन्न कर सकता था और इस प्रकार पृथ्वी का घूर्णन 1 वर्ष के भीतर भी रुक सकता था। इन्होंने क्या बताया कि तृतीयक काल में क्या हुआ, जो माउंटेन्स थे वो बने और अगर तृतीयक काल में चंद्रमा का ज्वारीय बल अगर इतना अधिक प्रभावशाली था और इतना अधिक पावरफुल था, तो हो सकता है कि उस 1 साल में पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो भी रुक सकती थी। तो ये एक बैठने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक नाम आता है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने एफबी टेलर की व्याख्या को आलोचना में परिवर्तित किया और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई साहब, न तो ज्वारीय बल था और न ही कोई बाहरी शक्ति थी जिसने महाद्वीपों को अलग किया और न ही पर्वतों के निर्माण में ऐसी कोई शक्ति सहायता कर सकती है। अगर ऐसी कोई शक्ति थी, अगर ऐसी कोई उत्तरदायी शक्ति थी, तो उस वो जो शक्ति थी वो पृथ्वी के भीतर से ही आनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने जो नाम दिया वो दिया संवहनीय तरंगे। संवहनीय तरंगे जो कि कहाँ से उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अंदर से स्वयं के भीतर से उत्पन्न होती है। और आर्थर होम्स ने सही रूप से टिप्पणी की है, लेकिन इस जोखिम पूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से और कुछ पहले पहल करने का श्रेय टायलर को अवश्य दिया जाना चाहिए। हालांकि आर्थर होम्स ने टिप्पणी तो कर दी, लेकिन ये जो आइडिया था इसमें काम करने का, जो स्वतंत्र रूप से और कुछ पहल करने का, भाई किसी ने शुरुआत तो की थी, उसका श्रेय टायलर को हमेशा हमें देना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी एफबी टेलर की स्टोरी। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। हालांकि एफबी टेलर के कॉन्सेप्ट से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना कि जैसे एफबी टेलर के सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, उन्होंने किस काल से विस्थापन का शुरुआत बताई थी, किस पैटर्न में, अरीय पैटर्न में उनकी शुरुआत थी, कौन रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा था, वो था ज्वारीय बल। इसके अलावा जो महाद्वीप विस्थापन की दिशाएं थी वो थी एक तो भूमध्य रेखा की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को वहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की तरफ। अब हम पढ़ते हैं टेलर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, सॉरी, वेगनर का। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट जेआरएफ के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यहाँ पर मैं हो सकता है पूरा कोर्स करवा दूं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं हम एल्फ्रेड वेगनर की, तो उनके सिद्धांत का जो नाम था वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इंग्लिश में हम कहें तो वो था कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसे हम कह देते हैं। ठीक है, जर्मनी के प्रोफेसर थे, ध्यान रखना, जर्मनी के प्रोफेसर थे और इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। मुख्य रूप से क्या थे, एक मौसम वैज्ञानिक थे। जर्मनी के प्रोफेसर थे और मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक थे, मीटियोरोलॉजिस्ट थे। मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1912 में 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये वर्ष ध्यान रखना, कब प्रस्तुत किया था, 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाशन की तो 1922 तक ये प्रकाश में नहीं आ सकी थी, क्योंकि उनकी जो अवधारणा थी
वो जर्मनी में लिखी थी और उसका जो शीर्षक था वो था डाई एंस्टुंग डेर कॉन्टिनेंटे एंड ओशियाने। ये था उनकी पुस्तक का नाम। और 1922 के बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में इनका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। 1915 में ये प्रकाशित हुई और 1922 के बाद में जो अनुवाद किया गया वो किया गया 1924 में। ठीक है। और इस टाइम पर ये जो कॉन्सेप्ट था वो चारों तरफ फैल गया और इसकी वाहवाही होने लग गई यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीजें, तीन चीजें ध्यान रखना। पहला तो मौसम वैज्ञानिक थे। दूसरा 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और तीसरा इनकी पुस्तक का नाम था डाई एंड स्ट्रिंग देयर कॉन्टिनेंट एंड ओशियाने। और इनकी जो अंग्रेजी पुस्तक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ये ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट है, वैगनर का डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो था वैश्विक जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। वैगनर ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में या जियोलॉजी में एक नया कॉन्सेप्ट दे। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो मीटेरोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानवेता थे, मौसम विज्ञानवेता थे। तो उनका काम क्या था, उन्होंने एक उद्देश्य लेकर के चले थे वो वहां पर कि मैं जो है वो विश्व में पृथ्वी के इतिहास में जितनी भी जलवायु परिवर्तन हुए हैं उन सब की व्याख्या करूंगा। और उन सब की व्याख्या करने के दौरान ही उन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी थी वो प्रस्तुत कर दी थी कि जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी के इतिहास में किस तरह से जलवायुवीय घटनाएं घटित हुई थी और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिला था। यह उल्लेखनीय है कि पर्याप्त एविडेंसेस हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं जो कि ये संकेत करते हैं कि पृथ्वी के पूरे इतिहास में व्यापक क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिले थे। हमें ये हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि हमारी पृथ्वी पर कहीं पर भी जो है वो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है। हमेशा क्लाइमेटिक जो चेंजेस हमें हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रिटेन के जो उस लैटिट्यूड पर थी तो वहां पर हमें इक्वेटर टाइप जो वेजिटेशन थी उनकी वेजिटेशन के कुछ जीवाश्म हमें देखने को मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम में जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, वहां पर हमें इक्वेटर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती थी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है कि हमारे पास एविडेंसेस है कि पूरे पृथ्वी के इतिहास में व्यापक क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। वास्तव में वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो अतीत में जलवायु के प्रमुख परिवर्तनों को समझाने की आवश्यकता से विकसित हुआ था। ठीक है। काम था वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बारे में व्याख्या करना और इसकी वजह से वहां पर कौन सी थ्योरी आ गई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ गई। वैश्विक स्तर पर हुए क्लाइमेटिक चेंजेस को दो तरीकों से इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है। पहला इनका जो तरीका था उसमें इन्होंने क्या बताया कि यदि महाद्वीप पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के दौरान अपने स्थानों पर स्थिर रहे तो क्लाइमेटिक जोन्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए और इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र ने समय समय पर विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का अनुभव किया। ठीक है। पहले के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जो इस भूवैज्ञानिक इतिहास में क्या हुआ, जो महाद्वीप थे वो अपनी जगह पर थे। महाद्वीप जो थे वो अपनी जगह पर थे। बस जो क्लाइमेटिक जोन्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर टाइम टू टाइम क्या होते गए, ट्रांसफर होते गए, स्थानांतरित होते गए। और इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को अनुभव करने किया गया है वहां के क्षेत्र में। दूसरा इन्होंने बताया कि यदि क्लाइमेटिक जोन्स स्थिर रहे हों तो लैंड मासेस का विस्थापन हुआ होगा और वे ड्रिफ्ट हुए होंगे। दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन तो ये थी कि कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह थे लेकिन क्लाइमेटिक जो बेल्ट्स थे उनकी शिफ्टिंग हमें देखने को मिली। दूसरा जो तरीका था उन्होंने ये बताया कि क्लाइमेटिक जोन्स तो अपनी ही जगह थे लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट होकर के उस क्लाइमेटिक जोन में आ गए और जिसकी वजह से वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई। ठीक है। पहली कंडीशन में लैंड मासेस स्थिर थे और क्लाइमेटिक जोन्स मोबाइल थे। दूसरी कंडीशन में क्लाइमेटिक जोन्स स्थिर थे और लैंड मासेस मोबाइल थे, वो ड्रिफ्ट हुए। उन्होंने क्या किया, पहले वाला जो तरीका था उसको डिनाई कर दिया और उन्होंने दूसरा तरीका यहाँ पर चुन लिया और उन्होंने माना कि महाद्वीप जो थे वो महासागरीय बेसिनों पर स्थायित्व की अवधारणा को स्वीकार
नहीं करते हैं, मतलब महाद्वीप जो थे वो एक जगह नहीं थे, जबकि क्लाइमेटिक जोन्स एक जगह थे, और महाद्वीप जो है वो ड्रिफ्ट करते हुए उन जोन्स के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से वहां पर उन महाद्वीपों पर क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिले। तो दूसरा इन्होंने विकल्प जो है वो चुना, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत के मूल आधार यहाँ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, ये मूल आधार है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीप या शिवालिक स्थलखंड सीमा पर बिना किसी प्रतिरोध के तैर रहे हैं। ध्यान रखना, वहां पर जो था वो केवल शिवालिक खंड खंड बताया था, सीमा के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि जो शिवालिक महाद्वीपीय खंड है वो सीमा के ऊपर बिना किसी प्रतिरोध के क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने यह माना कि सभी स्थलखंड जो है कार्बोनिफेरस काल में एक ही विशाल स्थलखंड के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। वेगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस काल में सभी स्थलखंड क्या थे, वो एक साथ जुड़े हुए थे, और इस स्थलखंड को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया इन्होंने यहाँ पर नाम दिया। इस स्थलखंड को यहाँ पर इन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। ध्यान रखना कब था, कार्बोनिफेरस काल में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में क्या था, सारे जितने भी महाद्वीप है वो सारे एक जगह थे, जिसका नाम क्या दिया गया, पेंजिया नाम दिया गया। और इस पेंजिया के ऊपर कई छोटे छोटे आंतरिक सागर बिखरे हुए थे, ऐसे छोटे छोटे आंतरिक सागर यहाँ पर बिखरे हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यह एक विशाल जलराशि से घिरा हुआ था, जिसे वेगनर ने पेंथालासा नाम दिया, जो आदिम प्रशांत महासागर का प्रतिनिधित्व करता था। ये जो पेंजिया हमने देखा है, इस पेंजिया के चारों तरफ क्या था, जो महासागर था, एक बहुत बड़ा महासागर, विशाल महासागर था। इस विशाल महासागर को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालासा, यहाँ पर इन्होंने नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया। आज जो हम प्रशांत महासागर देखते हैं वो प्रशांत महासागर क्या है, प्राचीन टाइम टाइम में पैंथालासा महासागर प्रशांत महासागर ही था। ठीक है, उन्होंने आगे पेंजिया को दो खंडों में विभाजित किया, कौन कौन से, गोंडवाना लैंड और लोरेंशिया, अंगारा भूमि में उन्होंने यहाँ पर विभाजित किया। ये देखिए, पेंजिया को इन्होंने, यहाँ पर ये पेंजिया था, इन्होंने दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया। एक तो ये बनाया, इसको नाम दिया उन्होंने लोरेशिया, क्या नाम दिया, लोरेंशिया, या फिर हम कह सकते हैं अंगारा। और दूसरा जो था दक्षिण वाला, इसे उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ओके, लोरेशिया में वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और पेंजिया के उत्तरी भाग का निर्माण करता था। ध्यान रखना, लोरेशिया जो था वो पेंजिया के उत्तरी भाग को प्रतिनिधित्व करता था, और वहां पर वर्तमान समय के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लोरेशिया में शामिल था। तो वहां पर बहुत सारे नाम दिए गए थे, जैसे कि अंटार्कटिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, चाइना। तो ध्यान रखना, चाइना जो था वो लोरेशिया का ही भाग है, यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार। ओके, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। हम सिंपल सी बात कहें तो, जो इंडिया को अगर हम छोड़ दें, प्रेजेंट टाइम में इंडिया को अगर हम छोड़ दें, तो इंडिया तो हमें पता है उत्तरी गोलार्ध में। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी लैंड मासेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड थे। हालांकि इंडिया जो है वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, लेकिन इंडिया जो है वो ड्रिफ्ट करते हुए आज उत्तरी गोलार्ध में आ पहुंचा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इंडिया भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। और पेंजिया के दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करता था कौन, गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव जो था वो वर्तमान डरबन दक्षिणी अफ्रीका के नटाल क्षेत्र के पास स्थित था। प्रेजेंट टाइम में जो आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है, दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है यहाँ पर, नेटाल, नटाल। इस नेटाल पर जो था वो दक्षिणी ध्रुव स्थित था पहले। तो ध्यान रखना, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनिफेरस काल में दक्षिणी ध्रुव कौन से क्षेत्र में था, तो वो नटाल में था। या फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राचीन समय में या स्थलखंडों के शुरुआती दौर में ध्रुव कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर था, तो वो था अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के
नटाल क्षेत्र में, ठीक है, डरबन के नटाल क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस काल के दौरान पेंजिया का विघटन बाद के समय में हुआ। कार्बोनिफेरस काल के दौरान पेंजिया का विघटन बाद के समय में हुआ। जो कार्बोनिफेरस का एंड टाइम था वहां पर ये टूटा था और टूटे हुए स्थलखंड एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट हो गए। लोरेशिया जो था वो नॉर्थ की तरफ चला गया और जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण की तरफ चला गया। इस प्रकार महाद्वीप और महासागरीय बेसिनों की वर्तमान स्थिति हमें संभव देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमाणों की बात करते हैं। भाई हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो थ्योरी हम देख रहे हैं ये किस आधार पर हम इसे सही माने, किस आधार पर ये एक सिद्धांत बनाया गया है। ठीक है, तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में वेगनर ने कुछ प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। ठीक है, वेगनर ने जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और फ्लोरल रिपोर्ट्स से प्राप्त एविडेंसेस के आधार पर कार्बोनिफेरस काल के दौरान सभी लैंडमासेस के एकीकृत होकर एक सिंगल लैंडमास पेंजिया के रूप में होने की सफलतापूर्वक सिद्ध करने का प्रयास किया। वेगनर ने यह बताया कि ये जो पेंजिया था वो एक सिंगल लैंडमासेस था। उस सिंगल लैंडमास के पीछे उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए। वो एविडेंसेस जियोलॉजिकल भी थे, क्लाइमेटिक भी थे, फ्लोरल फ्लोरल रिपोर्ट्स भी थी। इसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस थे कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान ये सभी लैंडमासेस क्या थे, सिंगल लैंडमास थे जिसका नाम था पेंजिया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय के सभी महाद्वीपों को जोड़ करके पेंजिया का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने ये दावा कर दिया कि वर्तमान समय में जितने भी हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं और महाद्वीपों के छोटे-छोटे टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी टुकड़ों को जब हम एक साथ फिट करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि पेंजिया का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित एविडेंसेस कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया के अस्तित्व की अवधारणा का समर्थन करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया एक था, एक ही लैंडमास था, सिंगल लैंडमास था, सभी महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता था और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या की, यहाँ पर भौगोलिक समानता की यहाँ पर उन्होंने बात की। किस तरीके से? वेगनर के अनुसार अटलांटिक ओशन के दोनों तटों के बीच ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देती है। ये देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो इसको अगर हम इधर खिसका दें और इसको हम इधर खिसका दें तो बीच में अटलांटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। और अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ जब हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो सिमिलैरिटीज है वो हमें देखने को मिलती है। अटलांटिक के दोनों विपरीत तटों को इस प्रकार उसी प्रकार आपस में फिट किया जा सकता है जैसे लकड़ी के दो कटे हुए टुकड़ों को पुनः जोड़ा जा सकता है। जैसे दो लकड़ी के टुकड़े हैं वो इस तरीके से आपस में फिट हो जाते हैं। कुछ किसी टाइम पर ये इस तरह से फिट हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जिगसा फिट का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। क्या देखें इसे हम नाम, इसे हम नाम देंगे जिग सा फिट, इसे हम नाम दे देंगे। ठीक है, यानी कि जिगसा की तरह क्या होंगे, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम बात करें अटलांटिक के दोनों किनारों की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, किनारे आपस में फिट हो जाएंगे इस तरीके से, जो कि कारणवश क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ठीक है, इनको आपस में फिट किया जा सकता है, इनके विपरीत तटों को। नेक्स्ट है प्लेसर निक्षेप। दूसरा जो एविडेंस है वो है प्लेसर निक्षेप। पहला जो एविडेंस था वो भौगोलिक समानता हो गई, दूसरा है प्लेसर निक्षेप। चला गया। प्लेसर निक्षेप की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि हम बात करें गोल्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, गोल्ड डिपॉजिट की हम बात करें, प्लेसर निक्षेप। घाना तट पर सोने के प्लेसर डिपॉजिट्स के लिए उस क्षेत्र में कोई सोर्स रोक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं यहाँ पर घाना की, जब हम यहाँ पर घाना की बात करते हैं, यहाँ पर हम घाना की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सोर्स रोक नहीं देखने को मिलती। भाई साहब, किसी भी चीज की जो उत्पत्ति होती है उसका कोई सोर्स तो होता है, लेकिन घाना के तट पर यहाँ पर मौजूद जो गोल्ड निक्षेप है, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, उनके हमें किसी भी तरह के सोर्स रोक वहां पर नहीं देखने को मिलते। जबकि घाना के सोने के भंडार जो है वो ब्राजील प्लेटू से प्राप्त हुए माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे के पास स्थित थे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि ब्राजीलियन क्षेत्र में सोर्स रॉक हमें देखने को मिलती है और इसी सोर्स रॉक से बहकर के घाना के तटों पर जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में एक साथ थे तो ये बहकर के प्लेसर चला गया। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्राजीलियन प्लेटू में जो प्लेसर डिपॉजिट्स के सोर्स रॉक है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें घाना में नहीं देखने को मिलते।
घाना में इसलिए प्लेसर डिपॉजिट्स है क्योंकि जब प्राचीन समय में ये दोनों कॉन्टिनेंट्स क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से घाना में सोने की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि अटलांटिक के पश्चिमी और पूर्वी तटों के कैलेडोनियन और हर्षियन पर्वत तंत्र समान एक जैसे हैं। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, जब हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ की अगर जब हम बात करते हैं, ये अफ्रीका हो गया और ये दक्षिण अमेरिका हो गया, मान लेना। तो अटलांटिक के पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है वो कैलेडोनियन और हर्षियन पर्वत तंत्र जो हमें देखने को मिलते हैं वो एक समान हमें देखने को मिलते हैं, एक जैसे देखने को मिलते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद जो पर्वत तंत्र है वो समान रूप से समान एजेस के हमें देखने को मिलते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अटलांटिक के दोनों तट भी एक जैसे ही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जीवाश्म और वनस्पति की। जीवाश्म और वनस्पति से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ एविडेंसेस यहाँ पर प्रस्तुत किए। साउथ अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले जीवाश्मों और वनस्पति अवशेषों में स्पष्ट समानता देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं यहाँ की साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है इसके पश्चिमी तटों की बात करें, अफ्रीका के पश्चिमी तट और साउथ अमेरिका के पूर्वी तटों की हम यहाँ पर बात करें, तो जीवाश्म और वनस्पतियों के जो अवशेष हमें देखने को मिलती है उनमें समानता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें समानताएं देखने को मिलती है। और यह रिपोर्ट किया गया कि ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर की दर से पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ग्रीनलैंड आज भी 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से वेस्ट साइड में ड्रिफ्ट कर रहा है। और 1960 के बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग के प्रमाणों ने पुष्टि की है कि लैंड मासेज एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है। 1960 के दशक में, 1961 में वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हैरी हैस ने प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि सी का जो फ्लोर है वो एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। और जो स्प्रेड कर रहा है, जहां से स्प्रेडिंग हुई थी वहां पर दो लैंड मासेस एक जगह थे, मतलब वो एक दूसरे से अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। और यही हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर जो आज प्रेजेंट टाइम में एक स्प्रेडिंग साइट है, उस स्प्रेडिंग साइट पर अमेरिकाज, अफ्रीका और यूरोप आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। लेमिंग्स, ये एक जीव है जो स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग के बहुत छोटे आकार के जीव है। ध्यान रखना, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग के बहुत छोटे आकार के जीव है। उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि जब उनकी जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है तो वो पश्चिम दिशा की ओर दौड़ करने लगते हैं। जब उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पश्चिम की दिशा की ओर वो दौड़ लगाएंगे। ठीक है, मतलब वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्वे के तट के आगे की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी तरीके की हमें कोई भूमि नहीं देखने को मिलती है। तो ये लेमिंग्स क्या करते हैं, भूमि के अभाव के कारण समुद्र के जल में डूब जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में ये लेमिंग्स जो थे पश्चिम की दिशा में गति करते थे और पश्चिम की दिशा में कोई लैंडमास हुआ करता था जो प्रेजेंट टाइम में वहां पर नहीं है, जो पश्चिम की तरफ विस्थापित हो चुका है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं आप लोगों को, जिसमें ये दिया गया है साइनोगेंथस दिया गया है, ये मेसोसोरस दिया गया है, ये लिस्ट्रोसोरस दिया गया है, ये ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा दिया गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। लेमिंग्स का जो व्यवहार था वो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे और ये जीव पश्चिम दिशा में दूर दूर तक प्रवास किया करते थे। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप आदि द्वीप में ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा का वितरण इस बात को सिद्ध करता है कि सभी स्थलखंड पहले एक साथ जुड़े हुए थे और पेंजिया के रूप में निरंतर थे। ये चीज ध्यान रखना, ये जो ग्लोसोप्टेरिस है वो गोंडवाना लैंड के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में हमें देखने को मिलता है। देखो, ये ग्लोसोप्टेरिस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमें देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में भी हमें देखने को मिलता है, इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है, मेडागास्कर में भी हमें देखने को मिलता है, अफ्रीका में भी हमें देखने को मिलता है और साउथ अमेरिका में भी हमें देखने को मिलता है। मतलब ग्लोसोप्टेरिस जो फ्लोरा था
उसका वितरण गोंडवाना लैंड के सभी क्षेत्रों में हुआ करता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण भी यह सिद्ध करते हैं कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान सभी स्थलखंड एक ही विशाल स्थलखंड पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। जब हम बात करते हैं टिलाइट की, जब हम बात करते हैं किसकी, टिलाइट की, टिलाइट एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिमानी का अवसाद होता है, और उस हिमानी का जो अवसाद है वो हमें ब्राजील में, फॉकलैंड आइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। कि कार्बोनिफेरस काल में जो हिमानीकरण हुआ था, उस हिमानीकरण के एविडेंसेस हमें इन सभी गोंडवाना लैंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिफेरस काल में हमें पता है कि जो ध्रुव था, जो पोलर एरियाज थे, वो डरबन क्षेत्र में थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन क्षेत्र के आसपास, वहां पर हमें ध्रुव देखने को मिलता है। और ध्रुवों पर क्या हमें देखने को मिलता है, हिमानीज हमें देखने को मिलता है। तो उस दौरान कार्बोनिफेरस काल में उस क्षेत्र में हिमानीकरण हुआ था, जिसके जो एविडेंसेस है टिलाइट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। मेसोसोरस के अवशेष, जो एक मीठे पानी का मगरमच्छ जैसा सरीसृप था, ध्यान रखना ये रेप्टाइल था, रेप्टाइल था। या सिर्फ हम ये कह सकते हैं मेसोसोरस एक तरह से डायनासोरस तो था, डायनासोरस उसका ही एक प्रकार था। मेसोसोरस डायनासोरस का ही एक प्रकार था, जो कि मीठे पानी का मगरमच्छ या एक रेप्टाइल जैसा था, और प्रारंभिक पर्मियन काल में जीवित था। केवल दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये लाइन जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पाए जाते हैं? केवल दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मेसोसोरस एक मीठे पानी का सरीसृप था, जो प्रारंभिक पर्मियन काल में जीवित था। जब मेजो जो मेजो मेजो नहीं जो मध्य काल था, उसका जो शुरुआती दौर था, वहां पर वो जीवित था, और वो केवल दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी अमेरिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। मेसोसोरस के लिए महाद्वीपों के बीच कर तैर कर जाना शारीरिक रूप से संभव नहीं था। मेसोसोरस इतना हैवी था कि तैर कर के जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो संभव नहीं था। इसका मतलब क्या था कि प्रारंभिक पर्मियन काल में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर साइनोगेंथस की। साइनोगेंथस जो है वो एक विलुप्त स्तनधारी जैसा सरीसृप है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया, स्तनधारी भी बताया गया है और सरीसृप भी बताया गया। स्तनधारी जैसा सरीसृप था साइनोगेंथस। इस नाम का शाब्दिक अर्थ होता है कुत्ते के जबड़े वाला जानवर। साइनोगेंथस का आकार में आधुनिक भेड़िए जितना बड़ा था, और प्रारंभिक से मध्य ट्रियासिक काल के दौरान ये जीवित था। जो मध्य काल था, उसका जो ट्रियासिक काल था, उस काल के दौरान ये जीवित था, और इसके जीवाश्म जो है केवल दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर ये साइनोगेंथस दिया गया है, कहाँ कहाँ पर, केवल दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में ये देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा हमने लिस्ट्रोसोरस पढ़ा था। लिस्ट्रोसोरस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये इंडिया में देखने को मिलता है, मेडागास्कर अफ्रीका में देखने को मिलता है, और अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे शाकाहारी माना जाता था। नहीं, लिस्ट्रोसोरस, ये लिस्ट्रोसोरस। उससे पहले हमने क्या देखा था? मेसोसोरस देखा था, सॉरी। मेसोसोरस कहाँ कहाँ पर देखा था? दक्षिण अफ्रीका और पूरी दक्षिण अमेरिका में देखा था। ये देखिए मेसोसोरस, ये रहा मेसोसोरस, जो दक्षिण अमेरिका और पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट्रोसोरस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फावड़ा सरीसृप, लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक ट्रियासिक काल में भूमि पर प्रमुख जीव था। लिस्ट्रोसोरस भूमि का जीव था। इसे शाकाहारी माना जाता था, ध्यान रखना, इसे शाकाहारी माना जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर थी लगभग, और इसका शरीर जो है सुअर की तरह ठोस और भारी था। लिस्ट्रोसोरस के जीवाश्म केवल अंटार्कटिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये देखिए हमने देखा है अभी यहाँ पर लिस्ट्रोसोरस, ये रहा लिस्ट्रोसोरस। लिस्ट्रोसोरस ये देखिए, ये रहा लिस्ट्रोसोरस। अंटार्कटिका में हमें जीवाश्म देखने को मिलता है, इंडिया में हमें देखने को मिलता है, मेडागास्कर और अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से जीव के जीवाश्म हमें कहाँ देखने को मिलता है। आपको पूछ सकता है कि साइनोगेंथस के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो साइनोगेंथस के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते।
साइनोगेंथस के जीवाश्म अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। मेसोसोरस केवल इन्हीं दो क्षेत्रों में देखने को मिलता था। लिस्टोसोरस जो है वो अंटार्कटिका, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में देखने को मिलता था। साइनोगेंथस जो है अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिलता था। जबकि ग्लोसोप्टेरिस जो है वो सभी में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इंडिया में, मेडागास्कर में, फोकलैंड में, ये फोकलैंड नहीं है, सॉरी ये फोकलैंड नहीं, मेडागास्कर, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका में, ये दक्षिण अमेरिका में, इस तरह से देखने को मिलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस एक तरह से वनस्पति थी, काष्ठीय बीज उत्पन्न करने वाला झाड़िया वृक्ष था, जिसका नाम ग्रीक भाषा में जीव के आकार के वर्णन के आधार पर रखा गया है। इसकी पत्तियों के आकार को दर्शाता है। ठीक है, कुछ वृक्षों की ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर तक पहुंच जाती थी। यह प्रारंभिक पर्मियन काल में विकसित हुआ और पूरे काल में प्रमुख प्रजाति बना रहता था। पर्मियन काल के अंत तक ये विलुप्त नहीं हुआ। इसके जीवाश्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कुछ प्रक्रियाएं इन्होंने बताई थी। मतलब जो विस्थापन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उसके लिए उत्तरदायी जो बल थे वो कौन कौन से थे। वहां पर जब हम बात करते हैं टेलर की, तो वहां पर ज्वारीय बल उत्तरदायी था। और किसका ज्वारीय बल उत्तरदायी था? वहां पर ज्वारीय बल उत्तरदायी था चंद्रमा का, केवल चंद्रमा का। लेकिन जब वेगनर की बात करते हैं तो यहाँ पर वेगनर ने पेंजिया से अलग होने के बाद महाद्वीपों को दो दिशाओं में गतिशील होते हुए या ड्रिफ्ट होते हुए बताया। पहला भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर गति। हालांकि टेलर ने भी यही बताया था कि दो दिशाओं में गति हुई थी। सियाल ब्लॉक अर्थात महाद्वीपीय ब्लॉकों की भूमध्य रेखा की ओर गति गुरुत्वीय अंतर्बल यानी कि उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायोन्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायोन्सी के कारण हुई थी। ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि पेंजिया महाद्वीप के अगर मैं बात करूं लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड की, तो उनकी जो ड्रिफ्टिंग जो हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी भूमध्य रेखा की ओर? वो फोर्स ऑफ बायोन्सी की वजह से हुई थी, या गुरुत्वीय अंतर्बल जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, इसमें देखो इस तरीके से बायोन्स करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है बुओयंट फोर्स के कारण, और ऊपर से उसका वेट अप्लाई होता है तो वो फ्लूइड में तैरता है। ठीक है, क्योंकि गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, किसी वस्तु के निचले भाग पर दाब हमेशा ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, ध्यान रखना। इसलिए कुल ऊपर की ओर लगने वाला बल, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उपस्थित रहता है चाहे वस्तु तैरे या फिर डूबे। जैसा कि वेगनर ने बताया, महाद्वीपीय ब्लॉक हल्के सियालिक पदार्थों सियाल और सिलिका और एल्यूमिनियम से बने थे और अपेक्षाकृत घने सीमा पर बिना किसी घर्षण के तैरते थे। ध्यान रखना ये लाइन वेगनर के अनुसार सियालिक ब्लॉक्स सीमा पर तैर रहे थे बिना किसी बाधा के। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिम की ओर गति जो है वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल की उत्पत्ति के कारण हुई थी। दो तरह की गति उन्होंने बताई। भूमध्य रेखा की ओर जो गति बताई वो बताई थी गुरुत्वीय अंतर्बल या फोर्स ऑफ बायोन्सी की वजह से, और पश्चिम की ओर जो गति बताई उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। टेलर ने केवल चंद्रमा का बल बताया था, और यहाँ पर वेगनर ने सूर्य को भी शामिल कर लिया है। सूर्य और चंद्रमा का कंबाइंड टाइडल फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया था अकॉर्डिंग टू वेगनर। ठीक है, वेगनर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल जो तब अधिकतम होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, बाहरी सियालिक पर्पटी अर्थात महाद्वीपीय ब्लॉकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग के ऊपर पश्चिम की ओर खींचता है। वेगनर ने बताया कि भाई साहब चंद्रमा और सूर्य का बल इतना तेज था कि वो सीमा पर तैरते हुए महाद्वीपीय ब्लॉकों को क्या करता था, पश्चिम की ओर खींच करके ले जाता था। ये बताया है वेगनर ने। ठीक है, महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह जब हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो गुरुत्वीय अंतर्बल और उत्प्लावन बल के कारण दो भागों में हुआ। तब महाद्वीपों का वास्तविक रिफ्टिंग यहाँ पर शुरुआत हुई। उत्तरी भाग लोरेशिया जिसे हम अंगारा भूमि कह देते हैं, और दक्षिणी भाग जिसको हम वेगनर ने गोंडवाना लैंड कहा, ये दो लैंड यहाँ पर बने।
इन दोनों विशाल महाद्वीप ब्लॉकों के बीच का जो स्थान था, वहां पर जल भर गया और इस जल राशि को क्या कहा गया? टेथिस सागर यहाँ पर कहा गया। ठीक है, जैसे मान लो ये था, यहाँ पर तो था लोरेंशिया और यहाँ पर था गोंडवाना लैंड, और यहाँ पर बीच में था महासागर। जो पहले महासागर था टेथिस महासागर, ये टेथिस महासागर है। इस टेथिस महासागर के साथ में एक यहाँ पर सागर और जो पेंथालासा था, इसके साथ में यहाँ पर एक महासागर और बन गया, जिसका नाम टेथिस सागर था। टेथिस सागर ये अभी भी पेंथालासा था, बीच में गोंडवाना और लोरेशिया के बीच में जो था वो टेथिस सागर बन गया। ठीक है, पेंजिया के इस विघटन के चरण को टेथिस का उद्भव कहा जाता है। ध्यान रखना, पेंजिया जब दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ, जिसमें लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड बने, उस चरण को हम क्या कहते हैं? टेथिस का उद्भव, ओरिजिन ऑफ टेथिस कहते हैं। गोंडवाना लैंड का विघटन क्रिटेशियस काल में हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, गोंडवाना लैंड का विघटन क्रिटेशियस काल में हुआ। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और भारतीय प्रायद्वीप मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पेंजिया से अलग होकर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव में अलग अलग दिशाओं में ड्रिफ्ट हो गए। ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड का जो विघटन हुआ वो क्रिटेशियस काल में हुआ, और इसकी वजह से भारतीय प्रायद्वीप मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्या हुआ? पेंजिया से अलग होकर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव में अलग अलग दिशाओं में ये ड्रिफ्ट हो गए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका अंगारा भूमि से अलग हुआ और ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट हुआ। ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका जो था वो अंगारा भूमि से अलग हुआ और ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट हुआ। ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से अलग हुआ था, ना कि गोंडवाना लैंड से। और इसी प्रकार हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका जो है वो अफ्रीका से अलग होकर, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो ज्वारीय बल के प्रभाव में आकर के किसकी ओर बढ़ा? पश्चिम की ओर बढ़ा। ठीक है, देखो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये है पश्चिम की तरफ सूर्य और चंद्रमा। जब पृथ्वी पश्चिम की तरफ घूमेगी तो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद लैंड मासेस थे उनके ऊपर खिंचाव पड़ेगा, किसका? इसका, सूर्य और चंद्रमा का। तो ये जो लैंड मासेस थे वो पश्चिम की ओर खिसकना शुरू हो गए। अगर पृथ्वी की गति पूर्व से पश्चिम होती तो लैंड मासेस क्या होते? पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट होते। लेकिन पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए जो खिंचाव था वो पश्चिम की तरफ हुआ और पश्चिम की तरफ वो शिफ्ट हो गया। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर की ओर गति के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर की ओर गति के कारण किसका निर्माण हुआ? हिंद महासागर का निर्माण हुआ। जबकि अटलांटिक महासागर का निर्माण दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर गति के कारण हुआ। उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से अलग होकर के पश्चिम की तरफ गया, और दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड से पश्चिम की तरफ गति कर गया, जिसकी वजह से उनके बीच में कौन सा महासागर बन गया? यहाँ पर अटलांटिक महासागर बन गया। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका अलग अलग गति से पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट हुए। ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिण अमेरिका अलग अलग गति से पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट हुए थे, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर का जो आकार था वो एस शेप में आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है वो सेम स्पीड से चले गए, कि भाई साहब ये उत्तर अमेरिका भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला गया और दक्षिण अमेरिका भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला गया। नहीं, उत्तर अमेरिका की पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने की स्पीड अलग थी और दक्षिण अमेरिका की पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने की स्पीड अलग थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर स्पीड में वेरिएशन देखने को मिला, और उस वेरिएशन की वजह से हमें आज प्रेजेंट टाइम में अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस शेप में दिखाई देता है। ऊपर की तरफ ज्यादा और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कम और नीचे की तरफ बहुत चौड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से आर्कटिक सागर और उत्तरी सागर का निर्माण महाद्वीपीय ब्लॉकों के उत्तरी ध्रुव से दूर दूर हटने के कारण हुआ। आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर और उत्तरी सागर, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी हम पोल की तरफ हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ये स्थित है, और वहां पर उत्तरी ध्रुव से जब ये महाद्वीपीय ब्लॉक दूर हटे तो वहां पर ये उत्तरी सागर और आर्कटिक सागर का निर्माण हो गया। पैंथालासा जो प्रेजेंट टाइम में प्रशांत महासागर के रूप में बचा हुआ है, उसका आकार चारों ओर से महाद्वीपीय ब्लॉकों की उसकी ओर गति करने के कारण उल्लेखनीय रूप से कम हो गया। जो कि पैंथालासा बहुत बड़ा था, जो कि अब धीरे धीरे छोटा होकर के प्रशांत महासागर के आकार में आ चुका है।
उसका आकार कम क्यों हुआ? क्योंकि महाद्वीपीय जो ब्लॉक थे वो एक दूसरे से दूर हटते चले गए और उसकी वजह से उसका जो आकार था वो धीरे-धीरे घटता चला गया। इस प्रकार पेंथालासा का शेष भाग प्रशांत महासागर बन गया। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सॉरी। इस प्रकार पेंथालासा का शेष भाग प्रशांत महासागर का भाग बन गया, प्रशांत महासागर बन गया प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि महाद्वीपीय ब्लॉकों का जो विघटन हुआ था, उनकी जो ड्रिफ्टिंग हुई थी, उनका जो विस्थापन हुआ था, ड्रिफ्टिंग हुई थी, वो कार्बोनिफेरस काल से प्लायोसिन काल तक चलता रहा। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, महाद्वीपीय ब्लॉकों का जो विघटन, ड्रिफ्टिंग, उनकी जो ड्रिफ्टिंग थी वो कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुई थी और प्लायोसिन काल तक उनकी ड्रिफ्टिंग होती चली गई थी, जब महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों की वर्तमान व्यवस्था हमें प्राप्त हो गई। भूमध्य रेखा और ध्रुवों की स्थिति में बार बार परिवर्तन होते रहे। हमें पता है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों की जो स्थिति थी, उनकी स्थिति बार बार परिवर्तित होती रही है। कभी वो किस महाद्वीप में थे, कभी वो किस महाद्वीप में थे। ठीक है। सिलूरियन काल के दौरान, इंपॉर्टेंट लाइन, सिलूरियन काल के दौरान भूमध्य रेखा सबसे अधिक उत्तरी स्थिति में थी, जब यह नॉर्वे के उत्तर से गुजरती थी। यहाँ पर देखो, सिलूरियन काल के दौरान, ये सिलूरियन काल है, यहाँ से ये इक्वेटर जा रही है। देखो, सिलूरियन काल के दौरान क्या हुआ, इक्वेटर यहाँ पर थी, इस तरीके से। सिलूरियन काल के दौरान इस तरीके से जाती थी और प्रेजेंट टाइम का जो नॉर्वे है, वहां से होती हुई ये गुजरती थी, आर्कटिक सागर से होती हुई फिर नीचे की तरफ आती थी। ये सिलूरियन काल के दौरान भूमध्य रेखा की स्थिति कही जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन। कार्बोनिफेरस काल में यह लंदन से होकर के गुजरती थी और तृतीय काल में यह यूरोप के वर्तमान अल्पाइन पर्वतों से क्षेत्र से होकर के गुजरती थी। इंपॉर्टेंट, कार्बोनिफेरस काल में ये लंदन से होकर के गुजरती थी। ये देखो, कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में ये लंदन से होते हुए, यहाँ लंदन से होते हुए गुजरती थी। ये देखो। और अगर हम बात करें कब की, टर्शियरी काल की, तृतीय काल की, तो ये गुजरती थी इस तरीके से। ये नॉर्थ साइड में होती हुई, जो प्रेजेंट टाइम में हम अल्पाइन माउंटेन्स देखते हैं, आल्प्स माउंटेन्स हो गया, कॉकेसस हो गया, हिमालयाज हो गया, वहां से होकर के ये गुजरती थी। तो ये जो तीनों फैक्ट्स हैं वो आप लोग ध्यान रखना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेगनर सिद्धांत के अकॉर्डिंग पर्वत निर्माण किस तरीके से हुआ। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वेगनर सिद्धांत के अकॉर्डिंग पर्वत निर्माण किस प्रकार से हुआ। हमें पता है कि पश्चिम की ओर जो गति हुई थी उसकी वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ और रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से भूमध्य रेखा की तरफ जो गति हुई थी उसकी वजह से आल्पस माउंटेन बने, कॉकेसस माउंटेन बना और हिमालयन माउंटेन बना। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को समझाने का प्रयास भी किया है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट करने वाले महाद्वीपीय ब्लॉकों के अग्रभाग समुद्र तल की चट्टानों के प्रतिरोध के विरुद्ध मुड़ गए और वलित हो गए। इस प्रकार दोनों अमेरिका के पश्चिमी कार्डिलेरा जैसे रॉकीज और एंडीज तथा उनसे संबंधित अन्य पर्वतों के जंगलों का निर्माण। इन्होंने बताया कि पश्चिम की तरफ ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब गति कर रहे थे तो वहां पर समुद्र भाग की जो चट्टाने हैं उनके साथ प्रतिरोध हुआ उनका। जैसे मान लो इस तरह समुद्र है और उसके साथ ये प्रतिरोध हुआ यहाँ, और इस प्रतिरोध की वजह से वहां की जो चट्टाने थी वो मुड़ गई और वलित हो गई, जिसकी वजह से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर कॉर्डिलेरा रॉकीज बना और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर एंडीज बन गए। और इसी प्रकार यूरेशिया के अल्पाइन पर्वतों का निर्माण यूरेशिया और अफ्रीका के साथ प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर गति के कारण हुआ। पश्चिम की ओर गति के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पर्वतों का निर्माण हुआ और भूमध्य रेखा की ओर गोंडवानालैंड और अंगारालैंड का जो विस्थापन हुआ, और जब ये दोनों आस पास आए तो उनके बीच में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हो गया। तो ध्यान रखना, अल्पाइन पर्वतों का निर्माण जो है, सॉरी, आल्प्स, कॉकेसस और हिमालय पर्वतों का जो निर्माण है वो वेगनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग भूमध्य रेखा की ओर गति के कारण हुआ और रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का निर्माण वेगनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पश्चिमी दिशा में गति के कारण हुआ।
उस समय भूमध्य रेखा 33 टाकर से और गुजरती थी। ध्यान रखना, कब कब की बात है ये? अल्पाइन माउंटेन्स मतलब तृतीय काल की बात है, तृतीय काल की। और तृतीय काल में 33 सागर से होकर के गुजरती थी। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए, तृतीय काल में यहाँ पर क्या था? 33 सागर था, और 33 सागर की जगह ही प्रेजेंट टाइम में क्या बने हैं? हिमालयाज माउंटेन बने हैं। ओके, ध्यान रखना। द्वीप चापों की उत्पत्ति हुई। द्वीप चापों की उत्पत्ति भी उन्होंने बताई कि वेगनर ने पूर्वी एशिया के द्वीप चापों और फेस्टिन, पूर्वी एशिया जो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जैसे कि जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी बहुत सारे आइलैंड्स हो गए, ठीक है, उनको जब हम देखते हैं, द्वीप चाप और फेस्टनों को जब हम देखते हैं, ग्रेटर और लेसर एंटीज की उत्पत्ति को महाद्वीपीय विस्थापन की विभिन्न दरों से जोड़ा गया है वैगनर ने। जब एशियाई ब्लॉक जो गोंडवाना का एक भाग था, एशियाई ब्लॉक जो गोंडवाना का एक भाग था, पश्चिम की ओर गतिशील था, तब इस ब्लॉक का पूर्वी किनारा पश्चिम की ओर बढ़ रहे। ध्यान रखना, एशियाई ब्लॉक का थोड़ा बहुत पार्ट गोंडवाना लैंड का पार्ट, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि पश्चिम वाला जो पार्ट था वो, ठीक है, प्रमुख रहे, पश्चिम की ओर बढ़ रहे, प्रमुख स्थलखंडों की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा सका, और जबकि ये क्या रह गए? पीछे रह गए। और इसके परिणाम स्वरूप सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपीन द्वीप आदि से मिलकर बने द्वीप चापों और फैशनों का निर्माण हुआ। खिंचाव जो हो रहा था पश्चिम की ओर, उस पश्चिम की खिंचाव की ओर होने में क्या हुआ? वो लोग उससे स्लैब के साथ खिंच नहीं पाए, और वो उस स्लैब से क्या हो गए? अलग हो गए, और इसकी वजह से द्वीप चाप और फेस्टून का निर्माण हो गया। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग जब वे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे तो पीछे रह गए, और वेस्ट इंडीज और दक्षिण इंडीज के द्वीप टापुओं का निर्माण हुआ। जब हम यहाँ की बात करते हैं, कहाँ की? यहाँ की हम बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पीछे पश्चिम की ओर तरफ चल रहे थे तो ये उनके साथ जा नहीं पाए, तो यहाँ पर एंटीलीज और पश्चिमी द्वीप समूहों का निर्माण हो गया। ठीक है। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण मतलब कार्बोनिफेरस टाइम में यहाँ पर ग्लेशिएशन हुआ था। उस टाइम पर आइस एज आई थी। यह दर्शाने के लिए पर्याप्त एविडेंसेस उपलब्ध है कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान व्यापक स्तर पर ग्लेशिएशन हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन। जब ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि क्षेत्र व्यापक रूप से हिमाच्छादित थे। हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर हमें सभी क्षेत्रों में, यहाँ पर हमें जो ब्लॉक्स हैं वहां पर हमें हिमानीकरण के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वेगनर के अनुसार सभी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स एक साथ मिलकर एक ही विशाल खंड पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। दक्षिणी ध्रुव वर्तमान के नटाल के डरबन के पास स्थित था। इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के मध्य भाग में था। ध्यान रखना। फलस्वरूप हिमानीकरण के समय बर्फ की चादरें दक्षिण ध्रुव की ओर बाहर की ओर फैल गई होंगी, और उपयुक्त स्थल क्षेत्र जो दक्षिण ध्रुव के निकट थे वहां पर मोटी हिम चादर ढक गई। बहुत बाद में ये स्थलखंड पेंजिया के विघटन और संबंधित कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण एक दूसरे से अलग हो गए, और स्थलीय वनस्पतियों का वितरण भी तब बाधित हुआ होगा, और ये उपयुक्त क्षेत्रों में फैल गई होंगी जब ये सभी क्षेत्र एक साथ जुड़े हुए। जो उस टाइम पर क्या था, जब ग्लेशिएशन हुआ था उस टाइम पर ये वितरण बाधित था, क्योंकि वनस्पति बहुत कम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद के क्षेत्रों में क्या हुआ? ये जो क्षेत्र हमने बताए हैं गोंडवाना लैंड के, उन क्षेत्रों में फैल गई, जो कि कभी एक साथ क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मूल्यांकन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। थ्योरी का ये लास्ट फेज आ चुका है आप लोगों के सामने। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अभी हम इसकी आलोचना देखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 19वीं शताब्दी के प्रचलित प्रारंभिक पारंपरिक भूवैज्ञानिक विचारों और पर्वत निर्माण के पारंपरिक थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से काफी भिन्न था। इस प्रकार यह स्पष्ट था, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पुराने टाइम में चलती थी, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि कन्वेक्शन थ्योरी के समर्थकों को भी इसे अस्वीकार करना पड़ा। ध्यान रखना, कन्वेक्शन जो करंट थ्योरी दी गई थी, उन्होंने इस थ्योरी को अस्वीकार कर दिया। अब व्यापक रूप से यह माना जाता है कि वेगनर ने अपने सिद्धांतों को एक पक्षधर के रूप में प्रस्तुत किया, न कि एक निष्पक्ष वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में। उनका जैसा मन किया, उनके जो पक्ष में सही थे, उन्होंने वो एविडेंसेस वहां पर प्रस्तुत कर दिए, उन्होंने अपनी तरफ से प्रोसेसेस बता दी, और उन्होंने अपने विचारों के प्रतिकूल एविडेंसेस की उपेक्षा की। उनके विचारों की जो प्रतिकूल, जो इनवर्स जो एविडेंस थे, उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी, उनको उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं, तथा अन्य एविडेंसेस जो को अपने सिद्धांत के अनुरूप ढालने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक शेयर बटन दबा दें, ठीक है। ध्यान रखना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की आने वाली क्लासें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी।
ये क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को हफ्ते में 5 दिन देखने को मिलेंगे। हफ्ते में कब कब देखने को मिलेंगे? 5 दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान रखना। मैं आप लोगों को वो नोट्स दे रहा हूँ जिन्हें पढ़ करके मैंने जेआरएफ क्वालिफाई की थी 99.66 परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।